के जासूसी कांड पर एक और बड़ी खबर। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन का जासूसी कांड सिर्फ भारत की बड़ी हस्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की भी जासूसी करवा रहा है। न्यूज 18 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों हवाला रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए चीन के नागरिक ने पूछताछ में बताया कि उसे जासूसी के लिए चीन से फंड मिला था और उसने इस फंड के जरिए दलाई लामा की जासूसी करवाने के लिए भारत के मौजूद कई तिब्बती साधुओं और लामाओं को लाखों रुपए दिए। इजरायल ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर कई बम बरसाए। एक दिन पहले हमास की तरफ से इजरायल के अशदोद शहर में हमला किया गया था, जिसके बाद इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई और गाजा में हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले कर दिए। इन हमलों के बाद वहां जोरदार धमाके के साथ तेज लपटें उठती दिखाई दी। सामने आए एक वीडियो में रात के अंधेरे में हमास के ठिकानों पर आसमान से कई बम बरसते नजर आए। बताया गया कि इन धमाकों में कई चरमपंथी घायल हो गए। इस जवाबी कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले इजरायल के अशदोद शहर पर हमास की ओर से बम दागे गए थे, जिनमें कई मकानों और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। इन धमाकों में 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिल्ली में 24 घंटों में करीब 4500 कोरोना मरीज सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4473 मरीज सामने आए, जबकि 33 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में इस वक्त करीब 31,000 सक्रिय मामले हैं। हरियाणा की पलवल में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक आदमी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद उस आदमी ने एक घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पंजाब पुलिस ने क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में अभी 11 आरोपी फरार हैं। 19 अगस्त को पठानकोट में रैना के फूफा अशोक कुमार और उनके बेटे कौशल की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। यूपी के प्रयागराज में एक निजी अस्पताल में इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। आरोप है कि मरीज को 1 घंटे तक एम्बुलेंस में ही रखा गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में मरीज के घर वालों ने अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हरियाणा में सरकार ने कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी में मदद के लिए मिलन वेब पोर्टल की शुरुआत की है। पोर्टल की शुरुआत होने के बाद अभी तक 286 लड़के और लड़कियों ने शादी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक आदमी के बीच बाजार बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दक्षिण कोरिया में कोरोना के खतरे की वजह से कुछ रेस्टोरेंट ने लोगों को खाना परोसने के लिए रोबोट काम पर लगा दी। रेस्टोरेंट में कर्मचारी और ग्राहक एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसलिए इस तरह की कॉन्टैक्टलेस फूड सर्विस की शुरुआत की गई, जिसके लिए राजधानी सोल से सामने आई तस्वीर में एक रेस्टोरेंट में वेटर नजर ही नहीं आए। उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट जिम्मा संभालते दिखे। रोबोट की ट्रे पर खाना रखा गया, उसके सिस्टम में टेबल नंबर डाला गया और खाना लेकर रोबोट ठीक उसी टेबल पर पहुंच गया, बिना रास्ता भटके, बिना चीजों से टकराए। वेटर बने रोबोट को देखकर लोग भी हैरान रह गए। 특히 어린이 고객님들이 로봇을 보고 싶다고 저희한테 요청을 하시는 사례가 많이 있고요. वहीं एक दूसरे बर्गर जॉइंट में तो ऑर्डर लेने तक के लिए भी टच स्क्रीन लगी नजर आई। ग्राहक ने जैसे ही फरमाइश की, रसोई में बर्गर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। तैयार ऑर्डर रोबोट को दिया गया और उसने ग्राहक तक खाना पहुंचा दिया। यानी रेस्टोरेंट कर्मचारियों और ग्राहकों का आमना सामना ही नहीं हुआ और कोरोना के फैलने की गुंजाइश भी कम हो गई। 대면에 대한 일이 접했지 실제로 보면 처음이거든요. 그래서 굉장히 놀랍고 신기하고 재미있는데 सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए रेस्टोरेंट में मेजों पर कांच का पार्टीशन भी दिखा। दिल्ली के पास फरीदाबाद में नगर निगम ने लगातार तीसरे दिन अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को नीचे गिरा दिया। नगर निगम का दावा है कि फरीदाबाद में खेती के लिए तय जमीन पर धड़ल्ले से मकान बनाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में भी नगर निगम की तरफ से कई मकानों को नीचे गिरा दिया गया। ये सभी मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे। नगर निगम का तो यहां तक दावा है कि पिछले कुछ दिनों में एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती के लिए छोड़ी गई जमीन पर लोग कब्जा कर मकान बना रहे हैं, जिसकी उसे लगातार शिकायत मिल रही है। कोई सीएलयू किस तरह की अप्रूवल है नहीं, शिकायत भी हुई है इसकी सोशल मीडिया पे। फरीदाबाद में अवैध तरीके से बनाए जा रहे मकानों के खिलाफ नगर निगम की तरफ से मुहिम भी चलाई जा रही है। भारत चीन सीमा विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर। लद्दाख में एलएसी पर चीन बैकफुट में धकेलने के बाद उत्तराखंड की सीमा पर चीन को चित्त करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए उत्तराखंड के धारचूला में सीमा के पास बसे इलाकों में संचार सुविधा को मजबूत किया जाएगा। इन इलाकों में मोबाइल टावर नहीं होने की वजह से इलाके के लोगों के साथ ही सीमा की निगरानी के लिए तैनात सुरक्षा बल के जवानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोगों को नेपाल के मोबाइल टावरों से मिल रहे सिग्नलों के भरोसे रहना पड़ता है।
धारचूला के विधायक माननीय हरीश धामी जी ने हमें समकोट नामक स्थान पे टावर लगाने के लिए अपने विधायक निधि से अनुदान दिया है। इसके अलावा उन्होंने 2 या 3 अन्य जगहों पे भी टावर लगवाने के लिए अनुदान देने का आश्वासन दिया है। 29 लाख रुपए की जो हमने एस्टिमेट भेजा था, तो समकोट पहला तो अभी हमने समकोट के लिए दिया है, 29 लाख रुपए की धनराशि हमने मुक्त कर दी है। और दूसरा मैंने उनको लिखा है कि जिन एरियाओं में भी वो मोबाइल टावर लगाना चाहते हैं और जो भी धनराशि की उनकी ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए जो है विधायक निधि का सारा पैसा भी देने के लिए तैयार हूँ। जासूसी कांड पर चीन सिर्फ भारत में ही नहीं घिरा है, बल्कि अमेरिका ने भी पिछले 6 साल से हैकिंग के जरिए दुनिया भर में लोगों का डेटा चुराने के मामले में चीन के 5 नागरिकों पर आरोप तय कर दिए हैं। और आशंका है कि ग्लोबल हैकिंग ऑपरेशन में शामिल कुछ लोगों को चीन की सरकार की ओर से पूरी छूट मिली हुई थी। यही नहीं, हैकिंग के इस ऑपरेशन में शामिल एक हैकर ने दावा किया कि उसे चीन की खुफिया एजेंसी की ओर से सुरक्षा मिली थी। अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता में इकट्ठा हुए बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी के कई नेता राज्य में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं की याद में एक जगह इकट्ठा हुए, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि देने से रोक दिया। नेताओं को जब भीड़ लगाने से मना किया गया तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस बीजेपी नेताओं को उठाकर अपने साथ ले जाने लगी, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको तर्पण देने के लिए हम लोग आए हैं, पर ममता जी की पुलिस हमें तर्पण भी नहीं देने दे रही है। हालांकि पुलिस अपने काम में जुटी रही और धरने पर बैठे कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। भारत इस साल के आखिर तक रूस से करीब 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन खरीदेगा। रूस ने कुछ दिनों पहले ही दावा किया था कि उसे कोरोना की वैक्सीन बनाने में कामयाबी मिल चुकी है और अब रूस में इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने भारत की एक फार्मा कंपनी के साथ करार कर लिया। इस करार के तहत इस साल के आखिर तक रूस से भारत 10 करोड़ वैक्सीन खरीदेगा। हालांकि वैक्सीन को खरीदने से पहले भारत में उसका तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल भी किया जाएगा और ट्रायल में सफल रहने के बाद ही रूस ये वैक्सीन भारत भेजेगा। त्रिपुरा के अगरतला में मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इन मूर्तिकारों पर भी कोरोना संकट की मार का असर दिखा और यही वजह रही कि अलग अलग मूर्तियां बनाने में जुटे ज्यादातर कारीगर परेशान नजर आए। कोई मिट्टी से मूर्ति को आकार देता दिखा तो कोई उसकी सजावट के काम में व्यस्त नजर आया। इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने दावा किया कि वो विश्वकर्मा पूजा के मौके पर भी बीते सालों के मुकाबले आधी कमाई भी नहीं कर पाए। कोविड-19 এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি করছে মূর্তি কারিগর যারা আছে ত্রিপুরাতে। महामारी की वजह से बाजार में अलग अलग तरह की रंग बिरंगी मूर्तियां होने के बावजूद उनकी बिक्री पर ब्रेक लग गया। मूर्तियों की डिमांड कम होने की वजह से कई मूर्तिकार खाली बैठे नजर आए। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और भारत की जुगलबंदी से घबराए चीन ने आनन फानन में अपने नए जंगी जहाज को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले कुछ महीनों में चीन वहां पर अपना तीसरा जंगी जहाज तैनात कर सकता है। इसे शंघाई के एक शिपयार्ड में बनाया जा रहा है और इसको बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। खबर है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस होगा, जिसकी मदद से भारी भरकम जहाजों को भी छोटे रनवे से टेक ऑफ करवाया जा सकता है। रूस के एक शहर पर कीड़ों ने हमला कर दिया। अचानक कीड़े शहर में इतनी बड़ी संख्या में दिखने लगे कि पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। हालत यह हो गई कि लोग घरों से निकलने में भी घबराने लगे, खास तौर पर तब जब लोगों ने सोशल मीडिया पर इन कीड़ों के वीडियो डालने शुरू किए। आसमान में कीड़ों का झुंड किसी बादल की तरह दिखने लगा। फर्श पर जमा कीड़े किसी कालीन की तरह दिखने लगे। खुले में निकलने वाले लोग इन कीड़ों से घबराने लगे। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि ये कीड़े किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। जिस शहर में ये हमला हुआ वो कृष्णयार्स्क है। ये रूस का एक ऐसा शहर है जहां तापमान आमतौर पर -35 डिग्री से भी कम ही रहता है, लेकिन इस बार पिछले सालों के मुकाबले तापमान कुछ ज्यादा रहा, जिसकी वजह से कीड़ों की जनसंख्या का विस्फोट हो गया। जानकार दावा कर रहे हैं कि ठंड बढ़ते ही ये कीड़े भी चले जाएंगे, लेकिन ये कीड़े फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए रेलवे ने सिक्किम तक रेल लाइन बिछाने का काम तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए रेलवे दिन रात काम करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत इस रेल लाइन पर 13 पुल और 14 सुरंगें बनाई जाएंगी और पश्चिम बंगाल के सेवक से सिक्किम के रांगपो तक बनाई जा रही ये रेल लाइन करीब 45 किलोमीटर की है, जिस पर ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा सकेगी।
इस रेल परियोजना को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तैयार होने के बाद सेना को सबसे बड़ी सहूलियत होगी और उसका मूवमेंट काफी तेजी से हो सकेगा। सिक्किम तक ट्रेन पहुंचने से न केवल वहां के स्थानीय लोगों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि इससे इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को सेना के मूवमेंट के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। कोरोना संकट के बीच मैक्सिको में आज होने वाली मिलिट्री परेड की तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्पेन से मिली आजादी की 210वीं वर्षगांठ के मौके पर वहां हर साल की तरह इस साल भी एक मिलिट्री परेड होगी, जिससे पहले वहां की वायुसेना सेंटा लूसिया में बने सैन्य अड्डे पर परेड की तैयारियों में जुटी नजर आई। परेड की रिहर्सल से पहले रनवे पर एक साथ कई लड़ाकू विमानों को उतारा गया। कई सैनिक विमानों से उड़ान भरते तो कई परेड के मौके पर किए जाने वाले कर्तव्यों की रिहर्सल करते दिखाई दिए। intención de este desfile es dar a conocer a la población los trabajos que han बताया गया कि इस साल की परेड में 86 लड़ाकू विमानों को सिर्फ महिला पायलट ही उड़ाती नजर आएंगी और यही वजह रही कि रिहर्सल के समय महिला पायलट भी अपना दमखम दिखाती नजर आई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ी चार्जशीट कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल कर दी। ये चार्जशीट 17,000 से ज्यादा पन्नों की बताई जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 आरोपियों के नाम है। और ये दिल्ली दंगों की पहली चार्जशीट है। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा खुद अपनी टीम के साथ इस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करने पहुंचे। जिस गाड़ी में स्पेशल सेल की टीम निकली उसमें 2 बक्से रखे दिखे। इन दोनों बक्सों में ही दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ी 17,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट रखी थी, जिसे कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। इस चार्जशीट में वो नाम है जिन्होंने दिसंबर से लेकर फरवरी तक दिल्ली में हुए दंगों से पहले साजिश का ताना बाना बुना था। कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में स्पेशल सेल ने 15 आरोपियों का जिक्र किया है, जिनमें आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन भी है। और चार्जशीट में पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को भी आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार्जशीट में 700 से ज्यादा गवाह, 75 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और व्हाट्सएप पर हुई बातों को सबूत के तौर पर पेश किया गया। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों को किसी भी हद तक ले जाने की साजिश रची गई थी। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि दंगों के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में 16,000 कॉल आई थी और हिंसा के मामलों में कुल 750 एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा जांच के दौरान पुलिस को 12 हथियार, 92 जिंदा कारतूस और 61 कांच की बोतलें भी बरामद हुई। चार्जशीट में यह भी लिखा है कि स्पेशल सेल ने कुल 21 लोगों को हिंसा के मामलों में आरोपी बनाया है, जिनमें 15 का जिक्र उसने चार्जशीट में कर दिया है और बाकी आरोपियों की जांच अभी की जा रही है। यूरोप के देश बेलारूस से होते हुए यूक्रेन जा रहे सैकड़ों यहूदी श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर रोक दिया गया। यूक्रेन में कोरोना की वजह से लागू पाबंदी के बावजूद ये लोग वहां मौजूद अपने एक तीर्थ स्थल की यात्रा पर निकल गए, मगर यूक्रेन की बॉर्डर गार्ड सर्विस के जवानों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन वापस जाने के बजाय यहूदियों ने अपनी बोरिया बिस्तर के साथ बीच सड़क पर ही डेरा जमा लिया। उनका रास्ता रोकने के लिए जवान बंदूकें लेकर खड़े हो गए। एक ट्रक भी रास्ते पर लगा दिया गया, लेकिन लोग नहीं लौटे। उल्टा टाइम पास करने के लिए वहीं पर उनका फुटबॉल का खेल और गाना बजाना चालू हो गया। वहीं कुछ लोगों ने बॉर्डर पर ही पूजा पाठ शुरू कर दिया। इतने लोगों के सड़क पर जमा होने की वजह से बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार भी लगी दिखाई दी। हालांकि इस बीच यहूदियों ने एक ट्रक को आगे निकलने का रास्ता भी दिया। बिहार में एनडीए के 2 विधायकों को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ये घटनाएं उस वक्त हुई जब दोनों विधायक अपने अपने इलाके में जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंचे। तभी वैशाली के महनार से जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के समर्थकों और लोगों के बीच हाथापाई हो गई। बताया गया कि लोग इस बात पर गुस्सा थे कि विधायक ने पिछले 5 साल में एक बार भी उनकी खोज खबर नहीं ली। वहीं जब जेडीयू का एक नेता गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा तो गांव वाले और भड़क गए। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महनार की तरह हाजीपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां बीजेपी विधायक अवधेश सिंह को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इलाके के विकास के मुद्दे पर लोगों ने उन्हें घेर कर खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों के तेवर देखकर बीजेपी विधायक ने वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की मदद करने में पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान घुसपैठ करने वाले आतंकियों के पास हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें चीन के हथियार दे रहा है। और खबर है कि यह काम सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों की सरपरस्ती में होता है। इस बात का पता उस वक्त चला जब भारत पाकिस्तान सीमा पर बीते 15 दिनों में 3 जगहों से घुसपैठियों के पास से चीनी हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से अजगर को गोली मारने का दर्दनाक वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। वन विभाग को जैसे ही यह वीडियो मिला उसने तुरंत पुलिस से इसकी शिकायत की।
क्योंकि इसमें एक शख्स घर में घुसे अजगर को गोली मारता नजर आया। ये वीडियो बेहद दर्दनाक है क्योंकि अजगर को मारने के लिए उस पर एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई गई। अजगर के घर में घुसने की वजह से लोग दहशत में दिखे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद एक शख्स ने अजगर पर गोली चला दी। गोली लगने की वजह से अजगर छटपटाने लगा, लेकिन वो मरा नहीं, इसलिए उस पर एक और गोली चलाई गई, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर गया। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वन विभाग हरकत में आ गया और पता चला कि ये घटना हमीरपुर के एक गांव की है, जिसके बाद वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली। पुलिस स्टेशन में हमने ये मामला जांच के लिए और इसको FIR लॉन्च कर दिया हुआ है। वन विभाग को ऐसा ही एक और वीडियो भी मिला, जिसमें एक शख्स पेड़ पर लटके अजगर को गोली मारता दिखा। जैसे ही गोली अजगर को लगी, वो पेड़ से नीचे गिर गया, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस जगह का है, इसलिए अभी इसकी जांच जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की होर्डिंग और बैनर हटाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। 18 सितंबर को कमलनाथ शहर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर शहर भर में उनके समर्थन में बैनर और होर्डिंग लगाए गए थे, जिसे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मिलकर शहर के कई इलाकों से हटा दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और विरोध जताने के लिए शहर के फूलबाग चौराहे पर हंगामा करने लगे। तभी वहां राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने उन्हें घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे खफा होकर प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से भिड़ गए। मैंने कहा मैं लगाऊंगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने मेरा झंडा लिया, जो 2 टुकड़े कर दिए। उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली, जो नाखून वगैरह लगे, मेरे कुर्ते फाड़ दिए। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ लोग तो ऊर्जा मंत्री के साथ बहस करते भी दिखे। इतना ही नहीं, विरोध जताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। कुछ लोग तो पुतले को लातों से मारते नजर आए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग सड़क पर धरना देते नजर आए। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में एक नाव पलटने से हुए दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस नाव में सिर्फ 10 से 15 लोग ही बैठ सकते थे, उसमें 40 से ज्यादा लोग लद गए। ऊपर से लोगों ने नाव में मोटरसाइकिलें भी रखी हुई, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो चंबल नदी में पलट गई। इस घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें नाव पलटते हुए दिखाई दी। ये मंजर देख वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। चंबल नदी में हुए इस हादसे के बाद वहां दहशत का माहौल बन गया। नदी में डूब रहे लोगों को मदद के लिए चीखते चिल्लाते हुए भी सुना गया। नाव किनारे के पास ही पलटी थी, इसीलिए कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उन्हें रस्सी की मदद से खींचने की कोशिश की गई। हादसे की चपेट में आए लोग बूंदी जिले के कमलेश्वर धाम जाने के लिए नाव में बैठकर चंबल नदी को पार कर रहे थे। लेकिन आरोप है कि हादसे के बाद बचाव दल की टीम को वहां पहुंचने में काफी वक्त लग गया, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों को गहरा सदमा लगा और चंबल नदी के किनारे रोते बिलखते हुए नजर आए। कितने लोग थे इसमें? नदी में डूबे लोगों के शवों को ढूंढने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। कुछ ही देर में 4 शवों को नदी से बाहर भी निकाल लिया गया। कोटा के खातौली में हुए दुखद हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। SDRF, NDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई है। इस घटना पर बीजेपी ने गहलोत सरकार से जांच की भी मांग की। सरकार को तत्काल जांच कमेटी बिठानी चाहिए और इसके अंदर जो भी दोषी है, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के घर वालों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। LAC पर जारी तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत को कमजोर करने के लिए चीन ने नेपाल के साथ एक बड़ी डील कर दी है, जिसके तहत चीन नेपाल को उत्तराखंड के 3 गांवों को हथियाने में मदद कर रहा है। न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि इसके बदले में नेपाल की सेना चीन को कैलाश मानसरोवर के पास मिलिट्री बेस बनाने में मदद कर रही है। चीन ने अमेरिका को जंग की सीधी चुनौती दी है और यह भी कहा है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन का गुस्सा तब भड़का जब अमेरिका की फौज ने बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू किया, वो भी गुआम द्वीप में। गुआम में 11,000 अमेरिकी फौजियों को अभ्यास के लिए भेजे जाने की खबर है। अभ्यास में अमेरिका के करीब 100 प्लेन और अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज भी शामिल किया गया।
खबर तो ये भी है कि 25 सितंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की फौजें भी हिस्सा ले रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर फौजियों के अभ्यास का मतलब साफ है कि तैयारी बड़ी है, लेकिन इसकी जगह गुआम होने की वजह से चीन बौखला गया। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर में है, जिस पर अमेरिका का कब्जा है। गुआम के 1/4 हिस्से पर अमेरिकी फौजों का अड्डा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रणनीतिक तौर पर अमेरिका गुआम का इस्तेमाल चीन और उत्तर कोरिया पर निगरानी के लिए करता है। इसीलिए चीन ने अमेरिका को जंग की सीधी चेतावनी दी। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय लिखकर लोगों को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को भी कह दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुआम द्वीप हमेशा से चीन और अमेरिका के बीच तनाव की वजह रहा है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में गुआम द्वीप यूं तो काफी बड़ा है, लेकिन उसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना ही करती है। गुआम में अमेरिका के सबसे ताकतवर विमानों को तैनात रखा जाता है। इसके अलावा ऐसी मिसाइलें भी तैयार रखी जाती हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। बीजिंग से गुआम की दूरी 4500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है और दक्षिण चीन सागर तो करीब 3000 किलोमीटर ही दूर है। अमेरिका के पास ऐसी कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती हैं। हालांकि ऐसी ही क्षमता चीन के पास भी है। चीन भी मिसाइल दागकर गुआम को तबाह कर सकता है। इसीलिए गुआम को चीन रणनीतिक तौर पर अहम मानता है, जहां अमेरिकी फौज के अभ्यास की खबर से ही वो तिलमिला उठा। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का आमना सामना होगा। आज शाम को रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के एनएसए की वर्चुअल बैठक होनी है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हिस्सा लेंगे। हालांकि इस बैठक के समय उनकी चीन के एनएसए से द्विपक्षीय चर्चा होने के आसार नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट झुग्गियों को हटाने के लिए सख्त रुख अपना रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में हजारों फ्लैट ऐसे हैं जो सालों से बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम उन खाली पड़े मकानों में पहुंची जो खासतौर पर झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन बनने के बाद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। राजीव रत्न आवास योजना के तहत दिल्ली में 50,000 से ज्यादा फ्लैट बनाने का काम शुरू हुआ था। बापरोला इलाके में बने फ्लैट इसी योजना का हिस्सा हैं। लेकिन फ्लैटों के पास पहुंचकर ही अंदाजा लग गया कि यहाँ सालों से कोई इंसान तो शायद टहलने में नहीं पहुंचा। मकानों तक पहुंचने के रास्ते पर झाड़ियां और कई फीट ऊंची घास है। फिर भी हमारी टीम इनकी हालत देखने के लिए अंदर पहुंची। इन सभी फ्लैट की हालत किसी भूत बंगले से कम नहीं है। साफ सफाई या मेंटेनेंस नहीं है। ये आप दूसरा फ्लैट हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर हम आ गए हैं। यहाँ आप देखिए कि शीशे टूटे पड़े हैं। जो जाल है उसे छोड़ भी दें तो शीशे यहाँ पर टूटे पड़े हैं और लाइट बोर्ड्स नहीं है, कनेक्शन यहाँ पर किसी तरह नहीं है। ऐसा कोई एक फ्लैट नहीं है, बल्कि तैयार पड़े ऐसे ही मकानों की गिनती करीब 30,000 से ज्यादा बताई जा रही है। बाहर लगे बोर्ड पर भी साफ लिखा है कि ये फ्लैट स्लम यानी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। और 2013 के बाद जो ये सरकार आई है, 7 साल में इन्होंने 55,424 में से मात्र 3700 फ्लैट केवल बांट पाए हैं। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती। यूपीए सरकार के दौरान केंद्र की योजना के तहत मिले पैसे से दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने ये फ्लैट बनवाए थे। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्हें झुग्गियों में रहने वालों को देने का काम भी नहीं किया। आरोपों के मुताबिक झुग्गियों में रहने वालों को पक्का मकान देने की योजना के तहत दिल्ली में 55,000 से ज्यादा फ्लैट बनवाए गए थे। इनमें 3700 फ्लैट ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के सुपुर्द कर दिए गए, जबकि 16,600 फ्लैट ऐसे हैं जिन्हें बनाने का काम सालों से अधर में लटका हुआ है। खाली पड़े फ्लैट और बन रहे मकानों की गिनती 50,000 से ज्यादा है, जिनमें ज्यादातर की हालत जर्जर होती जा रही है। दिल्ली के द्वारका में पूरी तरह बन चुके ऐसे ही सैकड़ों फ्लैट अब क्वारंटीन सेंटर में बदले जा चुके हैं, जबकि दिल्ली सरकार का दावा यह है कि रेल की पटरियों के पास बनी झुग्गियों में रहने वालों को 5 किलोमीटर के दायरे में ही घर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से दिए हलफनामे में भी यही कहा गया कि झुग्गियों में रहने वालों को हटाने की योजना पर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर योजना बनाई जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक चिट्ठी भी लिखी गई। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस चिट्ठी में यह लिखा कि कोरोना संकट के दौरान 48,000 झुग्गियों को हटाना ठीक नहीं होगा। साथ ही चिट्ठी में यह भी लिखा कि झुग्गियों में रहने वालों को पक्के मकान देना जरूरी है। ये लोगों का कानूनी अधिकार भी है। लोगों को फ्लैट देने की योजना पर लिखते हुए सत्येंद्र जैन ने ऐसे 40,000 फ्लैट का भी जिक्र किया है जो दिल्ली सरकार के पास है। चिट्ठी में लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन 40,000 फ्लैट का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रपति और पीएम समेत 10,000 नामचीन लोगों की जासूसी पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आने के बाद चीन की बड़ी साजिश की एक और परत खुल गई है। चीन देश के बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों के अलावा कई बड़े अफसरों पर भी नजर रख रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पीएम दफ्तर के अधिकारियों, राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों समेत 370 से ज्यादा बड़े अफसरों की जासूसी कर रहा था। इनमें विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी बताए गए जिनकी चीन ने जासूसी करवाई। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अतिरिक्त सचिव अर्चना वर्मा पर भी चीन कड़ी नजर रख रहा था।
यही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने अलग अलग राज्यों के 23 मुख्य सचिव और 15 डीजीपी की भी निगरानी की। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम के सीईओ डी राजकुमार की भी चीन जासूसी कर रहा था। देश में कोरोना के मामले 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में 97,894 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1,132 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल कोरोना के मामले 51,18,253 हो गए हैं।